हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। भाई हम अब रेलवे किया इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे भाई आपका एएलपी हुआ है, एएलपी प्री और मेन दोनों, ठीक है। उसके बाद में भाई आपका ग्रुप डी ग्रुप डी के जो कंप्लीट है वो उसके अंदर एक ही होता है, प्री मान लो या मेंस मान लो। उसके बाद में भाई जेई के प्री के अंदर, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के। उसके बाद में भाई मैं बात करूं आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल दोनों का। भाई जो भी अभी तक लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स का, जिसके अंदर हम शिफ्ट वाइज और एग्ज़ाम वाइज उन पेपर्स को सॉल्व कराएंगे, ठीक है भाई। तो भाई आप इसको पूरी को ध्यान से देखिए। आपको एग्ज़ाम्स के अंदर जैसे अभी एनटीपीसी होगा, ग्रुप डी होगा, उसके अंदर भाई आपको ओबियसली बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि भाई जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस में जो पेपर्स हुए हैं उनके पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन नए बन रहे हैं, ठीक है भाई। ओल्ड जो एग्ज़ाम्स हुए हैं जैसे 2016 में एनटीपीसी हुआ था, उस एग्ज़ाम्स को करने का, उन पेपर्स को अभी सोल्व करने का भाई ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि भाई अब वो थोड़े आउट ऑफ डेट हो गए हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट में रेलवे ने भी अपना क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया है, क्योंकि भाई थोड़ा कंपटीशन हाई हो गया है, तो इसलिए क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी क्या हो गया है, लेवल हाई हो गया है, ठीक है भाई। इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो भाई हम स्टार्ट करेंगे एएलपी एंड टेक्नीशियन, एलपी एंड टेक्नीशियन जो मेन का 21/1/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई इसमें, सेकंड शिफ्ट, ठीक है भाई। जो भी मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ वो सभी मेरा जो डेटा है वो प्लेटफॉर्म की जो बुक आई हुई है उससे लिया गया है, ठीक है भाई। तो ऐसा अलग से कुछ नहीं है कि भाई मैं और कहीं से डाटा ले रहा हूँ, सब में जो डाटा है वो प्लेटफॉर्म की बुक से ही उठा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ये भाई एलपी और टेक्नीशियन का 21 की सेकंड शिफ्ट का सेट है, ठीक है भाई। हम सेट टू सेट पेपर्स को सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा भाई। ए का 25% इक्वल टू बी है, तो 160 का b% बराबर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है एग्जाम्स के अंदर, हमको किस तरह से सोचना है मेनली भाई वो मैं इसके अंदर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम के अंदर हम कैसे सोचें कि भाई क्वेश्चन बहुत फास्टली सॉल्व हो। देखिए इसको भाई काफ़ी तरीके से सोल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको कि एक पर्टिकुलर मेथड होगा उसी से सोल्व करेंगे। इसको हम काफ़ी डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं भाई। अगर एग्ज़ाम के अंदर इसको सोल्व करते तो किस तरह से इसकी अप्रोच रखें, क्या ज़्यादा अच्छा कौन सा मेथड होता है भाई, हम थोड़ा उस पर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई इसको किस तरह से सोचें कि भाई एक का 25% का मतलब क्या होता है। ये देखिए परसेंटेज का मतलब होता है कि 25 है, अगर उसके साथ परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अपॉन में क्या है, परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो दैट इज़ 25 1 जा 25, 24 5 4 जा 100, मतलब 25% का क्या मीनिंग निकल कर रहा है 1/4, ठीक है। 25% का मतलब क्या है 1/4, ठीक है। और भाई मैं यहाँ आपको बता दूँ, अगर आप देखेंगे अब जैसे कि अभी मैं कराऊंगा, अभी मेरा जो जो चैप्टर वाइज जो बैच चल रहा है उसके अंदर मैं ये कराऊंगा, तो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बताएंगे भी आपको। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई जो नीचे वाली जो चीज़ होती है ना वो तो ओरिजिनल होती है,
जो नीचे वाली चीज़ होती है, डिनोमिनेटर में जो भी कोई चीज़ होगी वो ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल। जो ऊपर वाली होगी उस पर क्या एक्शन अप्लाई हुआ है उस स्टेटमेंट के ऊपर, उसके बाद में जो रिजल्ट निकल कर आता है उसके थ्रू वो क्या आती है, उसके थ्रू वो क्या आता है, रिजल्ट आता है आफ्टर स्टेटमेंट अप्लाई। ठीक है, तो जो नीचे वाली होगी ना वो ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ए का 25% मतलब ए का 25% का मतलब क्या है, 1/4। तो ए का 1/4 किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। क्वेश्चन ये तो बोला 25%, 25% का मतलब क्या, 1/4। तो ए का 1/4 किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो भाई हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे सभी काम क्या होगा, रेशियो में होगा। ठीक है, हम इनका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं कि भाई ए इधर रहा, बी को हम इधर ले आए और इस 4 को क्या ले गए, उधर ले गए, तो ए अपॉन बी क्या होगा, 4 उधर जाएगा तो 4/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। मतलब ये है कि अगर ए 4 है तो बी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल कर रहा है, अगर ए 4 है तो बी क्या होगा, 1 होगा। ये रेशो में चल रहा है भाई। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ये रेशो में काम चल रहा है, क्योंकि वैल्यू उसने कोई पर्टिकुलर गिवन ही नहीं की है, उसने रेशो पे ही काम करवाने के लिए क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, तो ये 4/1 कैसे आया कि भाई ए का 1/4 मतलब 25% बी के इक्वल है। तो हमने क्या किया, बी को इधर ले आए, बी को इसके नीचे ले आए और 4 को उधर ले गए, तो क्या आ गया 4/1। तो ये क्या आ गया, ए और बी का रेशो आ गया 4:1। ठीक है, अगर बी 1 है तो ए कितना है, 4 है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 160 का बी परसेंट, 160 का 160 का बी परसेंट, तो बी है कितना, रेशो के अंदर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशो से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बी है कितना, 1। तो 160 का 1% कितना होगा, 160 का बी परसेंट बराबर होगा ए के कितने परसेंट के। तो हम 160 का 1% निकालने पहले कितना आएगा, 1% मतलब 1/100। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6। 160 का 1% क्या होगा, 1.6। ये आ गया इसका वैल्यू। ये किसके बराबर है, इसका रिलेशन निकलवा रहा है किसके साथ में, ए के साथ में। तो ध्यान से देखिए भाई, ए के साथ में इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे। जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। वो अपने आप में क्या है, एक पूरी वैल्यू है, मतलब वो 4 है, वो 100% के इक्वल है। वो क्या है, 100% के इक्वल है। अगर आपका ए है वो 4 यूनिट है उसका, तो वो किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है। ठीक है, 100% के इक्वल है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 100/4। क्योंकि भाई हम इसको परसेंटेज में सोल्व करना चाह रहे हैं, इसको आप 1 भी मान सकते थे, 4 वो 1 के बराबर है तो 1/4 आता। उससे हम उसको बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो हम क्या करना होता, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम इसको स्टार्टिंग में क्या मान लिए कि 4 क्या है, 100% के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा, 100/4 के। अब हमको इसका रिलेशन किसके साथ में निकालना है, रिलेशन किसके साथ में निकालना है इसका भाई, रिलेशन निकालना है इसके साथ में। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 1.6। यही तो होगा भाई, एक की यूनिट इतनी है तो 1.6 की यूनिट कितनी होगी, तो काटेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 0.4। तो 0.4 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.4 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा। तो ये आएगा 40। तो ए का 40% क्या होगा, आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी विल बी राइट। ओके भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुना थी। 5 वर्ष पहले मतलब मैं मान रहा हूँ ये आज है, इससे 5 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है, रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु से 8 गुना थी। अगर मैं बात करूं कि रोहन की आयु x है, 8 मतलब 5 साल पहले, आज की आयु से 5 साल पहले रोहन की आयु x है, तो उसके पिता की आयु कितनी होगी उस टाइम, 8x, क्योंकि क्या है 8 गुना है, 8 टाइम्स है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 10:3। 5 वर्ष बाद, इसने 5 वर्ष पहले की दे रखी है, अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब 5 वर्ष ये भी बढ़ गए, 5 ये टोटल 10 साल बढ़ गए उसके। ठीक है, 5 साल पहले कितनी थी उसके पिता की आयु 8x, और उसकी आयु कितनी थी x। अब उसने बात क्या करी है, 5 साल पहले की दे रखी थी, 5 साल उसने बाद में बढ़ा दिए प्रेजेंट एज से, तो मतलब कितना बढ़ेगा भाई, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कि 8x + 10 बढ़ेगा अपॉन x + 10, ये क्या होगा, इसका रेशो क्या दे रखा उसने 10:3, यही तो दे रखा है 10:3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 3 जा, मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ भाई। ठीक है, 8 3 जा 24 x + 10 3 जा 30, सिमिलरली x 10x + 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये 30 इधर जाएगा तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 70 बचेगा, और ये 10x इधर आएगा तो इधर आके कितना बचेगा 14x, कितना बचेगा 14x। तो क्या बचा फाइनली, आपका फाइनल रिजल्ट क्या बच रहा है, देखिए फाइनल रिजल्ट क्या बच रहा है आपका 14x किसके इक्वल है 70 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 5 जा 70, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है भाई, ध्यान से रखिए इसको कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। हमको निकालनी क्या है, रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, रोहन की 5 साल पहले की आयु कितनी थी, रोहन की 5 साल पहले की आयु कितनी थी x, ये आज की है तो आज से 5 साल पहले कितनी थी उसके पिता की 8x, और उसकी कितनी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5। वो बूझ कब रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु मतलब 5 साल पहले की तो x है, अब की कितनी होगी +5, यही तो होगी, और अब से 5 साल की बाद कितनी हो जाएगी, अगर वो बूझता तो इसमें 5 और ऐड कर देते, तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी हो जाएगी 10। तो आपका आंसर क्या होगा, बी विल बी राइट आंसर। ओके भाई, इसको भाई थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 9/10 साल से चलती है, 9/10 साल से चलती है। ठीक है, अभी उसने क्या दे रखा है, स्पीड का रेशो दे रखा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी आपको कुछ देर पहले कि भाई जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, इसने क्या लिख रखा है 9/10 लिख रखा है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है भाई, वो होती है ओरिजिनल। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है ओरिजिनल, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उस पर जो भी इसमें एक्शन अप्लाई किया है उसके बाद में जो मिलती है वो होती है ऊपर वाली वैल्यू। जो ऊपर वाली होगी वो आफ्टर एक्शन जो वैल्यू मिलेगी वो होगी, और बिफोर एक्शन मतलब जो रियल वैल्यू होगी वो क्या होगी नीचे वाली। कि भाई उसने क्या बोला कि सामान्य चाल से 9/10 से चलती है, अगर मैं ये मान लूँ कि उसकी वास्तविक चाल जो नीचे वाली होती है उसको 10 लेते हैं। भाई देखिए हम इसके रेशो से इस क्वेश्चन को क्यों सोल्व कर रहे हैं कि भाई हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। अदरवाइज हम 100 या कोई भी वैल्यू मान के भी सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन उससे भी सोल्व होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और उससे हमारा क्या हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन ने दे रखा उसी रेशो को हम क्या करते हैं आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि सामान्य चाल से 9/10 साल से चलती है, अगर उसकी ओरिजिनल चाल 10 है, ओरिजिनल चाल 10 है तो उसकी अब चाल कितनी होगी 9, यही तो होगी भाई। 9/10 से तो चल ही रहा है, तो मतलब 1/10 से नहीं चला, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि अगर उसकी ओरिजिनल चाल 10 है तो अब की चाल उसकी क्या है 9 है। तो ये क्या आ गया आपका स्पीड का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। पहले का आपका क्या है, ये तो क्या है ओरिजिनल,
और ये क्या है, आफ्टर, जब वो ख़राब हुई उसके बाद का। ये वाला ओरिजिनल है, ये है बाद वाला, ठीक है। ये तो आ गया स्पीड का रेशियो। तो और टाइम और डिस्टेंस के अंदर ये होता है, आप जानते भी होंगे कि जो टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है, जो वो होता है कि टाइम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्पीड। टाइम क्या होता है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई क्या करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्या करेंगे, एक मिनट भाई, एक मिनट, हमारा क्या आ गया था, स्पीड का रेशो आ गया था 9:10। 9 रेशो है आफ्टर, ये है ओरिजिनल, ठीक है। हम क्या कर बोल रहे थे अभी कि जो टाइम होता है वो स्पीड का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड दे रखी है तो टाइम का रेशो निकाल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो क्या होगा कि भाई एक दूसरे को बदल देंगे, तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 10:9, ठीक है भाई। भाई जिसका टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ को ट्रेवल करने में, उसका क्या होगा, स्पीड कम होगा, और ये ओबियसली यही होता है। और जिसका स्पीड कम है उसका क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। जिसका स्पीड कम है उसका क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और जिसका स्पीड ज़्यादा है उसे क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो ये क्या आ गया आपका टाइम का रेशियो, ये क्या आ गया, टाइम का रेशियो। अब आगे क्वेश्चन को देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9/10 चाल से चलती हैं और 2:28 के बजाय 2:34 पे पहुंचती हैं। मतलब कितने मिनट लेट हो रही है, उसको पहुंचना था 2:28 पे, ठीक है, लेकिन पहुंची कब वो 2:34 पे। मतलब कितने मिनट वो लेट हुई, वो लेट हुई भाई 28 से 34 पे पहुंची, मतलब 6 मिनट वो लेट हो गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 मिनट लेट हो गई, लेकिन हमारा रेशो क्या बोल रहा है, रेशो बोल रहा है कि भाई अगर वो पहले 10, मतलब अगर पहले वो यूनिट टाइम लेती थी तो अब ले कितनी रही है, वो कितने ले रही है अब 10, मतलब कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, 1 यूनिट टाइम ले रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 1 नहीं ले रही, वो कितना ले रही है, 6 यूनिट टाइम ज़्यादा ले रही है। तो मतलब कितने का मल्टीपल है, 6 का, 6 का मल्टीपल है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने किस समय चलना शुरू किया, भाई उसने चलना किस समय स्टार्ट किया वो हमको निकालना है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ से देखें कि अगर वो कितना 6 का मल्टीपल आ रही है तो उसका हम टोटल टाइम निकालें तो टोटल टाइम निकलेगा कैसे, भाई उसकी खराबी के बाद में ही तो वो चलना स्टार्ट किया, वो ख़राब हो चुकी है तभी तो चलना स्टार्ट कर रही थी, ठीक है। तो हमको कौन सा टाइम लेना होगा, यहाँ पे ख़राब वाला टाइम लेना होगा, ख़राब वाला टाइम लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 10 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। क्यों, क्योंकि भाई हमारा मल्टीपल कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 60 मिनट। ये क्या आएगा भाई, 60 मिनट उसको टाइम लगा होगा उसको पहुंचने में, ठीक है। 60 मिनट क्या लगा होगा, उसको टाइम लगा होगा पहुंचने में, 60, सॉरी 1 मिनट भाई, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। वो पूछ रहा है कि वो चला कब होगा। तो देखिए हम टाइम को टाइम से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्पीड से। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर नहीं करके इसको ओरिजिनल से, क्योंकि भाई हमको तो एग्जैक्ट तो ओरिजिनल वाला ही पता चलेगा ना, ठीक है। इसको भाई जो अभी बताया उसको एक बार अवॉइड करना, अब यहाँ से दोबारा से देखना कि भाई 1 मिनट भाई, देखिए मल्टीपल कितने का आ गया, 6 का, ठीक है। हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, भाई कितना टाइम लगा उसको आने में। तो भाई हम टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टाइम आएगा, टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर टाइम थोड़ा ना आता है, ठीक है। तो भाई हम टाइम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। भाई उसको कितना टाइम लगा होगा जो वो पहले स्टार्टिंग में चलता होगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगा होगा, 6 × 10 दैट इज 60। उसको टोटल कितना टाइम लगा होगा, 60 मिनट लगा होगा, ठीक है। 60 मिनट उसको टाइम लगा पहुंचने में, ठीक है। और पहुंचा कितने बजे है, वो पहुंचा कितने बजे है, 2:34 पे पहुंचा, कितने बजे है, 2:34 पे, ठीक है। जो तो 2:34 पे अगर वो पहुंचा है तो वो चला कितने बजे होगा, बस 1 घंटा लेट, 1 घंटा पहले, मतलब 1:34 पे क्या होगा, वो चला होगा,
यही तो होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना भाई। देखिए 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। किए जाने प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशि के बीच अंतर क्या होगा। देखिए वार्षिक और अर्धवार्षिक, अगर मैं वार्षिक की बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है, तो 1 साल में तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या सिंपल ब्याज हो सेम ही रहेगा। मतलब भाई 10,000 का 10% कितना होगा 1 साल के लिए, कितना हो जाएगा अपॉन 100, 1,000, यही तो होगा। ठीक है भाई, इसको देखिए अभी मैं शॉर्टकट कैसे करेंगे वो भी समझाऊंगा मैं अभी, इसको बहुत फास्टली कैसे सोल्व करेंगे एक बार मैं इससे बता देता हूँ। ठीक है, अब बात कर रहा है वो अर्धवार्षिक, जब वो अर्धवार्षिक करेगा तो अर्धवार्षिक में क्या होगा, समय का तो क्या हो जाएगा 2 गुना, और टाइम का क्या हो, सॉरी समय का तो हो जाएगा 2 गुना, और दर का क्या हो जाएगा, मतलब रेट का क्या हो जाएगा आधा। ठीक है, समय का हो जाएगा 2 गुना, रेट का क्या हो जाएगा आधा, तो समय क्या हो गया 2 ईयर, और रेट क्या हो गई 5%, 10 का आधा कितना होगा 5, मतलब रेट कितनी हो गई अब 5%, और समय कितना हो गया 2। अब देखिए भाई, अब ये ध्यान रखिए कि पहले कितना आ गया 1 साल का वार्षिक दर से 1,000 रुपया, अब रेट कितनी हो गई 5%, समय कितना हो गया 2। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, अगर आप ये देखिए, ये तो छोटा क्वेश्चन, इसको मैं डायरेक्टली भी करा सकता हूँ। देखिए अदर, और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना, शॉर्ट टाइम में करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं रेट निकालूं 2 साल के लिए तो कैसे निकालते हैं हम, x प्लस वाई, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निकालते हैं तो प्लस XY अपॉन 100, ऐसे तो निकालते हैं रेट 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई 5 प्लस 5 10, तो 10 तो पहले भी था, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, कितना डिफरेंस क्रिएट होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो भाई देख 5 इंटू 5 अपॉन 100, दैट इज 0.25 अपॉन 100, यही तो होगा, सॉरी कितना आ जाएगा 0.25, इसकी वजह से क्या आएगा डिफरेंस आएगा उनके ब्याज में। ठीक है, 0.25 की वजह से डिफरेंस कितना आएगा, तो ये देख लीजिए, इसको निकाल लेते हैं 0.25% कितना होता है, 10,000 का 0.25% कितना होगा 0.25% अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 2, ये गया, कितना आएगा ब्याज डिफरेंस उनके बीच में, सी, ऑप्शन सी क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया, 2 पॉइंट की 2 जीरो ये चली गई, 100 की 2 जीरो चली गई, तो बच्चा कितना 25, तो 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन सी क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन है a प्लस बी कितना है 9 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 53 है, और उसने क्या दे रखा है, क्या निकलवाया कि ए बी की वैल्यू क्या होगी ए बी की। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं इसका डायरेक्टली, कि a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा। इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, a प्लस बी कितना है 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है 53, तो इसके प्लस 2
ए बी, तो ये कितना आ जाएगा 81 माइनस 53, तो कितना आएगा 81 माइनस 53 8 2, ये क्या है 2AB है, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा AB इक्वल टू आ जाएगा आपका 14। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 में बेचता है और 8% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 414 में बेचा होता तो उसे क्या होता, हानि होती या लाभ होता, क्या होता वो निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें भाई, उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लें। सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लें, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए भाई 8% दे रखा है, 8% लाभ पे बेचा है। 8% का मतलब क्या होता है 8/100, दैट इज 2/25। भाई जैसा कि मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल होती है। अगर भाई उसकी कॉस्ट प्राइस 25 रही होगी, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 25 रही होगी, तो अब उसको लाभ कितने का हुआ है 2 यूनिट का, तो उसने मतलब कितने में बेचा होगा उसको 27 में। अगर उसकी CP 25 रही होगी, नीचे वाली वैल्यू को हम ओरिजिनल मानते हैं, अगर उसकी CP 25 रही होगी कॉस्ट प्राइस, तो उसने बेचा कितने में होगा 2 यूनिट एक्स्ट्रा 8%, मतलब उसने सेलिंग प्राइस क्या होगी 27, सेलिंग प्राइस क्या रही होगी 27। लेकिन भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने कितने में बेचा है, उसने 27 में नहीं बेचा, उसने बेचा कितना में है 800, सॉरी कितने में बेचा है 486 में। तो भाई कितने का मल्टीपल है, कितने का मल्टीपल आ जाएगा, देखिए 127 1 कितना आ गया 116, ठीक है भाई 18 टाइम्स, कितना मल्टीपल आ गया 18 टाइम्स। भाई देख कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी होगी, तभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। एटलीस्ट आप टेबल को अच्छे से याद रखिए, स्क्वायर रूट ये सब चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए। रूट तो कम से कम भाई 35 तक याद होने चाहिए, और स्क्वायर कम से कम, सॉरी क्यूब कम से कम 20 तक याद होने चाहिए भाई। ठीक है, चलिए कितने का मल्टीपल आ रहा है भाई, ये आ रहा है 18 का मल्टीपल। ठीक है, ये 18 का मल्टीपल आ गया, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी CP निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 8 जा 220 25, दैट इज कितना, एक मिनट भाई, कितना आ जाएगा ये 450। ये आ गया किसका कॉस्ट प्राइस, ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब उसने बाद में बेचा कितने में है 414 में, मतलब कितने कम पे बेचा है 414 कम, 414 में बेचा है, और उसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी 450, मतलब कितने कम बेचा है उसने 36 रुपये कम में बेचा है। इतने का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। कितने पे हो रही है 450 पे। हमको परसेंटेज में निकालना है, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 क्या आ जाएगा 4 2 जा क्या आ जाएगा 8, दैट इज 8% का क्या हुआ है उसको लॉस हुआ है। 8% क्या हुआ है उसको लॉस हुआ है, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगर भाई कोई भी इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप इसको एक बार रिवाइज करके देखें भाई, आपको ज़रूर से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पूरा ये प्लेटफॉर्म के बुक से उठाया गया डाटा है, इसमें कोई मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ऐसे ऐड नहीं किया गया है। ठीक है भाई, जो भी ऑथेंटिसिटी है उस बुक के हिसाब से मैं इसको करा रहा हूँ भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 बक्सों का वजन 4 5 और 11 है, 4 5 और 11 है, ठीक है किलोग्राम है। निम्न में से कौन सा बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता। देखिए तो इनका भाई कॉम्बिनेशन कैसे बिठाते हैं वो चीज़ समझिए कि भाई देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि भाई 4 + 5 9 हो,
दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि भाई 4 + 11 15 हो, ठीक है, बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम मतलब कुल वजन, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि भाई 5 + 11 हो मतलब 16 हो। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि भाई तीनों हो एक साथ, 4 + 5 + 11 मतलब 20। इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी आता है तो वो तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो भाई देखिए 15 इसके अंदर है, 16 इसके अंदर है, 20 इसके अंदर है, 17 नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है भाई, इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं और सोल्यूशन हो जाता है। ये भाई अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ये विद इन सेकंड में क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखना भाई। देखिए भाई ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको देखते हैं। देखिए भाई ध्यान से देखते हुए जाना। एक व्यक्ति पूंजी के 2/7 हिस्से को की वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है, मतलब 2/7। अगर टोटल उसके पास, हम ये बोल रहे हैं 2/7, अगर टोटल उसके पास 7 यूनिट कुल उसकी वसीयत होगी तो उसमें से क्या कर दिया उसने, 2 को अपनी वाइफ को दे दिया। 2 यूनिट को किसको दे दिया, अपनी वाइफ को। 2 यूनिट को किसको दे दिया, अपनी वाइफ को। 1 मिनट, 2/7 का मतलब ये है कि अगर उसकी टोटल 7 रहेगी, मैंने यही बताया कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल। ठीक है, 2/7 इसका मतलब ये है कि अगर 7 यूनिट है तो उसमें से 2 को किसको दे दिया अपने, उसने 2 को दे दिया अपनी वाइफ को। बच्ची कितनी, 5, टोटल 7 है। ठीक है, टोटल 7 है और उसमें से 2 दे दी तो बची कितनी, 5। उसके पास रिमेनिंग कितनी रही, 5 यूनिट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है, शेष पूंजी के 1/3 हिस्से की वसीयत अपने पुत्र के नाम करता है। शेष पूंजी कितनी बची उसकी, 5। 5 का 1/3 डेट इज 5/3। 5 का 1/3 कितना होता है, 5/3। 5/3 किसको देगा, सन को देगा। ठीक है, 5/3 किसको देगा, वो सन को देगा। ठीक है, 1/3 5 का उसने किसको दे दी, अपने बेटे को दे दी। तो बची कितनी, 2/3 बची 5 की। भाई 1/3 उसने अपने बेटे को दे दी तो बची कितनी उसके पास में, 1/3 दे दी बेटे को, किसका, 5 का 1/3 दे दी तो बची कितनी, 2/3 बची। 2/3 बची किसका, 5 का, क्योंकि पहले कितनी बची थी, 5। उसका कितना, 1/3 उसने अपने बेटे को दे दी तो 5 का 1/3 बेटे को दे दी तो 5 का बचा कितना, 2/3 क्या रहा उसके पास बाकी रहा। अब कितना बाकी है, 5 का 2/3। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि शेष बची हुई पूंजी अपनी तीनों पुत्रियों में बराबर बांटता है। मतलब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना होगा, 10/3। ये इसके पास रिमेनिंग बची है बेटियों को देने के लिए। अब उसकी बेटी कितनी है, 3 है। तो भाई जब तीनों में उस पूंजी को डिवाइड करेगा तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/9। क्या मिला है, एक बेटी को वसीयत मिली, एक बेटी को 10/9। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से का 2/3, तो पुत्र का हिस्सा कितना है, 5/3। 5/3 का 2/3 मतलब वही 10/9, वही हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 10/9 क्या कह रहा है आगे, 2/3 हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है। ठीक है भाई, ये आ गया। तो प्रत्येक पुत्री को अगर 20,000 रुपये मिलते हैं तो उस व्यक्ति की कुल पूंजी कितनी थी। कुल पूंजी देखिए भाई, एक बेटी को कितने मिलते हैं, 20,000, और एक बेटी को हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 10/9 एक बेटी को। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 10/9 नहीं आ रहा, कितना रहा है भाई, 20,000 आ रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट कितने को बताएगी, 20,000 इंटू ये कितना चल जाएगा, इधर चला जाएगा 9/10। 10 से 1 कट गया, कितना गया, 9 2 जा 18। ठीक है, 9 2 जा 18,000। तो क्या वैल्यू आ गई, देखिए अब इसको यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर,
क्या वैल्यू आ जाएगी उसके पास? 18,000 आ गया। क्यों? क्योंकि भाई 10 से इसको कट गया, जब ये कितना था 20,000 था, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18,000 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने कितनी मानी थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू? 7 यूनिट मानी थी। तो क्या करेंगे भाई, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 सत्ता 126, 18 7 जा 126 और जो भी जीरो हैं वो लग जाएंगे। मतलब ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, इसमें कोई भी डाउट हो तो भाई इसको एक बार आप रिवाइज करके देखिए, तो आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो भाई आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपके डाउट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? देखिए भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा। सबसे पहले भाई हम शंकु के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। शंकु होता क्या है? शंकु क्या होता है? कौन ये होता है, ये इसकी भाई स्लैंट हाइट होती है L, ये इसकी हाइट होती है H, ये इसकी R होती है रेडियस। ठीक है, इसका अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H यही होता है। अगर इसके मैं CSA की बात करूँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की CSA, तो वो क्या होगा, वो क्या होता है पाई आर L। L क्या होती है? स्लैंट हाइट। L कैसे निकलता है? L निकलता है √H² प्लस R²। क्यों? यहाँ पे क्या बन जाता है, पाइथागोरस थ्योरम बनती है। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है, यहाँ से हमारा L निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, मतलब पाई आर एल क्या दे रखा है उसने, गिवन कर रखा है। वो कितना है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2200 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और आर कितना है, आर नीचे आ जाएगा कितना 14। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा 100, और इसको इससे काटेंगे तो 50। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 50, एल की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ से भाई एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें देखिए एल पता है, आर पता है, तो एच की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने अभी बताया, क्या बताया भाई, एल की वैल्यू ध्यान रखना कितनी आई है 50। ठीक है, अब देखिए एल इक्वल टू क्या होता है √H² प्लस R²। तो ये रूट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एच की वैल्यू निकालूँ तो H² इक्वल टू क्या होगा L² माइनस R²। तो वैल्यू पुट कर देंगे, एल की वैल्यू कितनी है 50, 50 का स्क्वायर माइनस आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर। ठीक है, 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 माइनस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तो क्या आएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका ये। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू आई है आपकी H² की। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी H² की। ठीक है, H² की वैल्यू आ गई, और H की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका हम रूट कर देंगे, तो H की वैल्यू आपको मिल जाएगी भाई, ये रूट होता है 48 का, 48 का, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। मतलब आपका ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। ट्रेन ए 54 किलोमीटर की औसत चाल से चलते हुए शहर एम से शहर एन की तरफ, शहर में मान लेते हैं ये एम है ये एन है। ठीक है, ए जो ट्रेन है वो जा रही है इधर से इधर। ठीक है, किस स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जबकि जबकि ट्रेन बी एन शहर से एम की तरफ, मतलब बी यहाँ पे बैठी है
वो किधर चल रही है, इधर चल रही है, चलती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, बिटवीन डिस्टेंस कितनी है भाई, बिटवीन डिस्टेंस दे रखी है उसने कितनी, 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर। यदि दोनों ट्रेनें 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती हैं, तब दोनों ट्रेनें 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती हैं, तो बी की औसत चाल क्या होगी। दोनों ट्रेन 8 घंटे बाद पार करी हैं, मतलब 8 घंटे के बाद पार करी हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई जो ट्रेन ए है वो तो अपनी स्पीड से चली रही होगी, ठीक है, 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में उसने दूरी कितनी कर ली होगी वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं यहाँ से ये निकालूं कि भाई ए ने 8 घंटे में कितनी दूरी चली, 54 × 8, तो क्या आ जाएगा बताइए, 8 घंटे तक चला ए, क्योंकि 8 घंटे बाद ही तो एक दूसरे से मिले हैं, तो 8 घंटे में ए ने कितनी दूरी तय कर ली, निकालिए। ये किसकी डिस्टेंस आ गई, ए की डिस्टेंस आ गई कितनी, 432, ठीक है, 432 ए चल चुका है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में, उसी 8 घंटे में वो बाकी दूरी किसने तय करी होगी, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे से मिले, मतलब टोटल जो पाथ है उसको तो कवर किया होगा 960 का, ठीक है, तो उस दूरी को चला किसने होगा, बी ने चला होगा। तो मतलब बी ने कितनी दूरी चली 8 घंटे में, कि अगर मैं 960 में से 432 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा भाई, 8, 5 में से 3 गया 2, और 9 में से 4 गया तो 5, 528 किलोमीटर को किसने चला है, बी ने चला है। कितने टाइम में चला है, उसने चला है उस दूरी को 8 घंटे में, क्योंकि भाई 8 घंटे बाद क्या मिले, एक दूसरे से मिले हैं, तो मतलब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 528 डिवाइडेड बाई क्या, 8, यही तो होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 6 48, 8 6 48, कितना 4 बच्चा, 4 8 6 48, मतलब 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होगी, ट्रेन बी एम से एन की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके भाई, चलिए भाई चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसका दूसरा पार्ट अब कल देखते हैं, कल इसका भी दूसरा पार्ट डाल देंगे, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।